स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है आपका कंप्लीट सिलेबस आईएफएम वाला, उसका पार्ट 2 है। इससे पहले के जो चैप्टर्स है वो हमने पहले वीडियो में कवर किया है। तो पार्ट 1 के नाम से वो जो वीडियो है आपको हमारे चैनल पे या फिर हमारे आईएफएम के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाके उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं या फिर इसको भी देख लीजिए, फिर उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग चैप्टर 5 के बाद से जो भी चैप्टर्स है उनको देखेंगे, और उसके बाद अगर कोई चैप्टर बच जाता है तो हम लोग थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप जो है हमारा सैम्पल पेपर और नोट्स जो है बस 49 रुपीज़ में ले सकते हैं। ये ई बुक्स है, तो ई बुक अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमें सीधा व्हाट्सएप पे इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको वहीं पे पीडीएफ फॉर्म में इसको दे देंगे। अगर आपको बस सैम्पल पेपर चाहिए तो 29 में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे इस चैप्टर को। जो हमारा 5th चैप्टर है वो है आपका डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? तो व्हाट आर डेरिवेटिव्स अगर कहे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो उसका डेफिनेशन क्या है? ये प्रोडक्ट हुज वैल्यू डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। कि कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा एसेट जिसका वैल्यू जो है वो किसी और एसेट से डिराइव होता है। ये कोई और एसेट कुछ भी हो सकता है, आपका इंडेक्स हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका अंडरलाइंग एसेट क्या क्या हो सकता है? इक्विटी शेयर्स हो सकता है, स्टॉक इंडेक्स हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, या फिर कुछ भी एक अदर एसेट हो सकता है, ठीक है। इसमें आपका कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अंडरलाइंग एसेट के साथ आपका रहता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव का जो वैल्यू होता है वो आपका इंडिपेंडेंट नहीं होता है। उसका अगर बात किया जाए डेरिवेटिव का हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो इमरजेंस कब हुआ, डेरिवेटिव आया कब? तो इनिशियली अगर बात किया जाए तो डेरिवेटिव एज ए हेजिंग डिवाइस यूज़ किया गया था, ठीक है। कोई भी अगर कमोडिटी का प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। कमोडिटी मतलब आपका कुछ भी हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, क्रॉप्स, उस टाइम में मतलब इन सब चीज़ों में ही डेरिवेटिव का यूज़ होता था, ठीक है। तो कमोडिटी में अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो उसके अगेंस्ट लॉस को रिकवर करने के लिए हेजिंग का यूज़ किया जाता था, और उसके लिए डेरिवेटिव का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 300 ईयर्स प्राइमरीली कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो 300 साल पहले ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो है आपका आ चुका था। और 1970 के बाद क्या हुआ? फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आया, जो कि अभी हम लोग देखते हैं इंडेक्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, इस पर भी डेरिवेटिव आ चुका है। तो वो कब आया? आपका 1970 के बाद आया। और इसका रीज़न क्या था? कि फाइनेंशियल मार्केट में इंस्टेबिलिटी जो है बढ़ता जा रहा था, तो इसमें भी आपका हेजिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, ठीक है। और 1990s के बाद क्या हुआ? अकाउंटेड फॉर 2/3 ऑफ द टोटल डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन। मतलब 1990s तक ये हो गया कि जो आपका एज ए ऑप्शन निकल के आया था बस आपका 1970 में फाइनेंशियल मार्केट में, तो आपका जो डेरिवेटिव का टोटल ट्रेड जो है, ठीक है, कमोडिटी में बस थोड़ा सा ही रह गया। मैक्सिमम जो ट्रेड है आपका 2/3 वो आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में आ चुका था, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री। उसके बाद बात किया जाए कि डेरिवेटिव्स कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला होता है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब आपको पता है आगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है? कस्टमाइज बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायलेटरल मतलब कि दो पार्टीज रहते हैं इसमें। सेटलमेंट एक फ्यूचर डेट पे होगा आपका। प्राइसिंग जो है अभी का जो प्राइस है एक फिक्स किया जाएगा, उसी के प्राइस पे होगा। फीचर्स का बात किया जाए नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ठीक है। मतलब कि स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, और ये ओवर द काउंटर आपका किया जाता है। उसके बाद हो गया आपका फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट टू बाय और सेल एसेट एट ए फ्यूचर डेट, ठीक है। कोई भी एक एसेट को या तो आप बाय करेंगे या तो सेल करेंगे एक फ्यूचर डेट पे, उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड होता है, इसमें एक्सचेंज के साथ ट्रेड किया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन किया जाता है। जैसे कि आपका एग्जांपल में देखा जाए निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स जो हो गया, तो वो आपको किसी एक स्टॉक एक्सचेंज पे ही मिलेगा, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ठीक है। एडवांटेज का बात किया जाए लिक्विडिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। मतलब कि आप इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी बीच में से बेच के निकल सकते हैं, और साथ में इसमें आपको स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि आपको यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सब देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका आता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है आपका? ऑप्शन मतलब आप क्या समझते हो? ऑप्शन मतलब होता है आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी वही है। ऑप्शन मतलब कि राइट होता है आपके पास कि आप उसको खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, यू आर नॉट ऑब्लिगेड, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप बेचें या फिर सेल करें। फ्यूचर्स में क्या होता है? आपको खरीदना पड़ेगा या फिर बेचना पड़ेगा, जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है। बट ऑप्शन में ऐसा होता है आपके पास राइट रहता है, आप चाहे तो बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, बट चाहे तो आप उसको नहीं भी बेच सकते, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शंस। तो इसमें आपको दो टाइप का ऑप्शन होता है, कॉल और पुट ऑप्शन होता है, ठीक है। बायर जो क्या करता है? प्रीमियम को पे करता है, और जो आपका मतलब चॉइस होता है उसके पास, सेलर के पास क्या होता है? प्रीमियम मिलता है, और उसके पास ऑब्लिगेशन होता है। क्या ऑब्लिगेशन होता है? कि अगर बायर खरीदना चाहे तो उसको जो है बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझ में आ चुका होगा। कॉल ऑप्शन का बात किया जाए तो कॉल ऑप्शन में आपका राइट आता है, ऑब्लिगेशन नहीं आता है, ठीक है। मतलब कि किसी भी अंडरलाइंग एसेट को वो बाय कर सकता है, उसके पास राइट होता है, ठीक है, किसी भी एक स्टेटेड प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है।
ऑन और बिफोर स्टार्टेड डेट। अगर डेट जो है आपका 10 फरवरी का है तो चाहे तो 10 फरवरी को भी बाय कर सकता है या फिर उससे पहले भी बाय कर सकता है, ये उसके पास राइट होता है। राइट क्यों होता है? क्योंकि इसने प्रीमियम पे किया हुआ है, ठीक है। पुट ऑप्शन का बात किया जाए, पुट जो है इसमें आपका राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है, टू सेल अंडरलाइन, ठीक है। इसमें आपका सेल करने का राइट होता है, ठीक है। ये भी कोई एक स्टेटस प्राइस पे होगा और ये भी किसी एक डेट पे हो सकता है, ठीक है। उसका अगर आपका वारंट्स का बात किया जाए, वारंट क्या होता है? ये आपका लॉन्गर डेटेड ऑप्शंस होता है, ठीक है, जो कि 1 ईयर से ज़्यादा तक का होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वारंट्स बोलेंगे। और जो आपका मतलब इससे कम होता है वो आपके ऑप्शंस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो वारंट्स है उसको कहाँ पे ट्रेड किया जाता है? ये भी आपका ओवर द काउंटर पे ट्रेड होता है, एक्सचेंजेस पे नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शंस का बात किया जाए तो ये मैक्सिमम आपका 9 मंथ्स तक रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए नेक्स्ट चीज़ है ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम मतलब कि प्राइस ऑफ एक्वायरिंग राइट टू बाय और सेल, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम मतलब क्या होता है कि कोई भी एक प्राइस जो आप दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का आपको राइट मिलने के लिए कि आप उसको खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, ठीक है, तो उसको ऑप्शन प्रीमियम कहेंगे, ठीक है। ये जो है कौन पे करता है? ऑप्शन बायर पे करता है। किसको देता है? सेलर को देता है। और ये जो है टाइमिंग का बात किया जाए, ऑलवेज पेड अप फ्रंट, मतलब कि ये सबसे पहले पे किया जाता है, ठीक है। पहले ही ये पे किया जाता है, जो डेट होता है उससे पहले इसको पे करना पड़ता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का बात किया जाए, मतलब कि बायर जो होता है क्या करता है? प्रीमियम पे करता है ताकि उसको राइट मिल जाए बाय सेल करने का, ठीक है, बाय करने का, सॉरी। बायर जो है वो प्रीमियम पे करेगा और सेलर क्या करता है? प्रीमियम लेता है और साथ में वो ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट करता है कि अगर बायर खरीदना चाहेगा तो सेलर को बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन। उसके बाद अगर बात किया जाए एनएससी के डेरिवेटिव ट्रेडिंग का, तो करंटली जो है आपका फ्यूचर्स में निफ्टी, सीनेक्स, आईटी, बैंक निफ्टी, ये सब जो है आपका ट्रेड किया जाता है। ऑप्शन में आपका सेम जो इंडिसेस है ये सब भी ट्रेड होता है और साथ में 116 सिंगल स्टॉक्स में भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। अवेलेबिलिटी का बात किया जाए अक्रॉस मेजर इंडेक्सेस एंड स्टॉक, मतलब कि जो भी आपके मेजर स्टॉक्स है लाइक आपका रिलायंस हो गया फिर टाटा हो गया, उनमें आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। और साथ में जो मेजर इंडेक्सेस है लाइक आपका निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब में भी आपको क्या मिल जाएगा? आपको ये क्या बोलते हैं, आपको ट्रेडिंग मिल जाएगा, ठीक है, मतलब आपको ऑप्शंस फ्यूचर्स ट्रेडिंग मिल जाएगा, ओके। उसका अगर बात किया जाए कमोडिटी डेरिवेटिव्स का, कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या होता है कि मार्केट वेयर ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैव कमोडिटी एज अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। नॉर्मल सिंपल सा डेफिनेशन है कि जिस भी मार्केट में आपका कमोडिटी रहता है अंडरलाइंग एसेट में, ठीक है। कमोडिटी क्या हो सकता है? एग्रीकल्चरल कमोडिटी हो सकता है, वीट, सोयाबीन, रेपसीड, कॉटन, इनके प्राइस के ऊपर आपका बेट हो सकता है, या फिर प्रीशियस मेटल हो सकता है लाइक गोल्ड, सिल्वर। तो जनरली कमोडिटी में आपका आजकल के टाइम में तो हम लोग गोल्ड, सिल्वर देखते हैं, या फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब पे भी आपका कमोडिटी ट्रेडिंग जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए कमोडिटी एक्सचेंज का डेफिनेशन का, ठीक है, तो कमोडिटी एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है कि एसोसिएशन और कंपनी ऑर्गेनाइजिंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ठीक है। कोई भी एक कंपनी या फिर एसोसिएशन जो कि कमोडिटी मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग को ऑर्गेनाइज करता है उसको हम लोग कमोडिटी एक्सचेंज कह सकते हैं। और पर्पस क्या है इसका? एनेबलिंग कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग, मतलब कि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग को इनेबल करना ही इनका मेन पर्पस है, ठीक है। फीचर्स का बात किया जाए, ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस होता है, सिंगल मैकेनिज्म, सिंगल प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, और इफेक्टिव बायर सेलर कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो FCRA का कमोडिटी डेफिनेशन है वो क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट जो है आपका FCRA 1952, उसके हिसाब से गुड्स एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स मनी सिक्योरिटीज, ठीक है। इनके अलावा आपका क्या होगा? जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको आप मूव कर सकते हैं वो क्या आ जाएगा? आपका कमोडिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परमिटेड कमोडिटीज़ क्या होता है? एग्रीकल्चर में आपका जो प्लांटेशन है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, मिनरल्स में हर मिनरल्स आ जाएगा, फॉसिल में आपका ऑयल, कोयल वगैरह सब आ जाएगा। और ये सब क्या है? ट्रेडिंग अंडर कमोडिटी एक्सचेंज रिकॉग्नाइज बाय FCRA। ये सबको किसके अंदर ट्रेड किया जाता है? जो कमोडिटी एक्सचेंज का रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो कि रिकॉग्नाइज करके रखा है FCRA ने, उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए कमोडिटी वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो है आपका वो अलग होता है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स अलग होता है, ठीक है। मेजर ट्रेडिंग अगर अभी का बात किया जाए फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में होता है, कमोडिटी में बहुत कम होता है, ठीक है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव में आपका अंडरलाइन क्या हो सकता है? इक्विटी हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, या फिर फॉरेक्स हो सकता है। कमोडिटी में आपका कमोडिटी से रहेगा बस। सेटलमेंट जनरली कैश में होता है, इसमें फिजिकल प्लस कैश भी हो सकता है। स्टोरेज में कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इनको वेयर हाउस का ज़रूरत पड़ेगा। क्वालिटी की बात किया जाए स्टैंडर्डाइज्ड होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी क्वालिटी का मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आपको वेरी कर सकता है, ठीक है। बल्किनेस का बात किया जाए, कुछ बल्कि नहीं है यहाँ पे, ये बल्कि होता है, साथ में स्टोरेज भी चाहिए। ऐसा टाइप आपका इंटेंजिबल होता है, मतलब आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। ये आपका टेंजिबल हो सकता है, कोई भी जो सामान है, कॉटन हो गया, फिर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब आपको रियल लाइफ में भी मिल जाता है, ठीक है।
तो ये सब आपका डिफरेंसेस है, ठीक है। की डिफरेंस का बात किया सेटलमेंट का, ठीक है। फाइनेंशियल जो है मोस्टली केस पे सेटल होता है, कमोडिटी जो होता है आपका फिजिकल सेटलमेंट पे चला जा सकता है। स्टोरेज इशू का बात किया जाए फाइनेंशियल में कोई इशू नहीं है, कमोडिटी में आपको क्रिटिकल स्टोरेज इशू देखने को मिल जाता है। क्वालिटी वेरिएबिलिटी का बात किया जाए फाइनेंशियल में एक का आपका कोई भी मतलब क्वालिटी का डिफरेंस नहीं रहेगा, कमोडिटी में आपको क्वालिटी जो है वो देखने को मिल सकता है अलग अलग, क्योंकि वो जो क्या होता है ग्रेडिंग इशू होता है उसमें, ठीक है। आपका गोल्ड सिल्वर सब जो होता है अलग अलग क्वालिटी का हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसको देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 6 जो है हमारा डेरिवेटिव्स डिपॉजिटरी है, ठीक है। चैप्टर 6 क्या है हमारा, डिपॉजिटरी है। तो डिपॉजिटरी का बात किया जाए तो डिपॉजिटरी होता क्या है उसको जान लीजिए आप। डिपॉजिटरी क्या है आपका, ये आपका है बैंक फॉर सिक्योरिटीज़, ठीक है। मतलब देखिए जनरली आपका क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, जिसको आप खरीदना चाहते हैं, कोई भी एक सामान है जिसको आप खरीदना चाहते हैं, तो उसको खरीद मतलब सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया। कोई भी एक चीज़ है, मतलब मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है। बैंक में आप क्या रखते हैं, पैसा रखते हैं, ठीक है। बैंक में आप पैसा रखते हैं, वैसे ही डिपॉजिटरी क्या है, एक बैंक है जहाँ पे आप सिक्योरिटीज रखते हैं। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। जहाँ पे आप बैंक में पैसा रखते हैं वहाँ पे आप डिपॉजिटरी में क्या रखते हैं, सिक्योरिटीज रखते हैं, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि होल्ड डिपॉजिट इक्वल टू सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो भी चीज़ आपका है सब जो है डिपॉजिटरी के पास जमा रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका जमा रहता है, ठीक है। तो डिपॉजिटरी क्या है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए डिपॉजिटरी का और बैंक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो बैंक होता है आपका क्या करता है, होल्ड करता है किसको, फंड या फिर मनी को। डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है। ट्रांसफ़र का बात किया जाए तो ये क्या करता है, फंड को ट्रांसफ़र करता है एक दूसरे अकाउंट में, और ये क्या करता है, डिपॉजिटरी सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करता है एक दूसरे के अकाउंट में, ठीक है। मतलब कि किसी ने बाय किया तो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, जिसने सेल किया है उसके अकाउंट से, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का बात किया जाए तो अकाउंट होल्डर का यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जो राइट्स होता है, और यहाँ पे भी आपका अकाउंट होल्डर जो होता है उसी का राइट्स रहता है, ठीक है। मेथड का बात किया जाए तो यहाँ पे कोई भी कैश को हैंडल नहीं किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे विदाउट हैंडलिंग फिजिकल सिक्योरिटीज़, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सब लेजर पे हो जाता है। यहाँ पे भी ये लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड ही मेंटेन करते हैं। सेफ कीपिंग का बात किया जाए तो ये लोग सेफ गार्ड करते हैं मनी को, और ये लोग सेफ गार्ड करते हैं आपके शेयर्स को, ठीक है। तो यही आपका जनरल डिफरेंस है। और डिपॉजिटरी कौन कौन से है इंडिया में उसका बात किया जाए तो यहाँ पे हमारे दो डिपॉजिटरीज आ जाते हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ठीक है। एनएसडीएल क्या है आपका, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल क्या है आपका, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपका एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, और यही दो डिपॉजिटरी है जो कि इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और इंडिया में ये लोग का ही मार्केट जो है पूरा है डिपॉजिटरी में, ठीक है। फंक्शन का बात किया जाए, प्रोवाइड डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज का डीमेटेरियलाइजेशन का फंक्शन ये लोग प्रोवाइड करता है। डीमेटेरियलाइजेशन होता क्या है कि जो आपका फिजिकल शेयर्स है उसको इलेक्ट्रॉनिक शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करने में लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कन्वर्ट फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और डिपॉजिटरी जो होता है उसका कुछ बेनिफिट है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन, तो क्या बेनिफिट्स है उसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहला तो आपको इमीडिएट ट्रांसफर देखने को मिलता है, कोई भी फिजिकली आपको कहीं नहीं कुछ करना है, स्टैम्प ड्यूटी आपको नहीं लगता है, ठीक है। और रिस्क जो है आपका कि आपका जो सर्टिफिकेट हो चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो सब चीज़ का रिस्क खत्म हो जाता है, पेपर वर्क कम जाता है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम जाता है। तो ये सब आपका बहुत सारा अच्छा अच्छा बेनिफिट्स जो है आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। और बाकी जो इतना जो मैंने बता दिया उसके अलावा भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स है, इतना आपको याद नहीं रखने से भी होता है, बट मैंने ऐड कर दिया है ताकि आप जो है बहुत सारा देख लीजिए, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अपने पास रख लीजिए। बाकी उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस क्या है, इसका डेफिनेशन का बात किया जाए तो कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। जो आपका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है उसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीमेटेरियलाइजेशन बोलेंगे। उसके बाद ये क्या होता है, क्रेडिटेड टू इन्वेस्टर्स अकाउंट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और ये जो इन्वेस्टर अकाउंट में कैसे क्रेडिट होता है, विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी जिसको बोलते हैं। ये आपका ब्रोकर बैंक कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका डीपी है जिसके थ्रू आपको ये जो भी फिजिकल मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा गलती कुछ कर रहा हूँ तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और बाकी आपका जो है सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप इसको अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मोस्ट प्रोबेबली आप कॉमर्स भी लेंगे तो आप जो है मतलब अच्छे से पढ़िएगा। और फिर मतलब मैं चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम्स जो है अच्छा हो, ठीक है। आपका अगर एग्ज़ाम्स वगैरह अच्छा होता है तो आप हमें कमेंट में एक दिन बताइएगा, मुझे भी काफ़ी खुशी होगी, ठीक है।
तो चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं डिमेटलाइजेशन प्रोसेस में, तो प्रोसेस कैसा है आपका। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल सर्टिफिकेट्स को आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिल डिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म DRF आपको फिल करना है। उसके बाद जो DP होता है आपका, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो क्या करता है आपका रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, फिर सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रॉय करेगा और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका बेनिफिट्स क्या है आपका, सबसे पहला तो ये है कि ये फिजिकल शेयर्स से सेफ है, और दूसरा ये है कि ये ट्रेड करने में इजी है, इसमें कोई डैमेज लॉस इसका रिस्क नहीं रहता है, सेटलमेंट जो है फास्टर हो जाता है और कन्वीनियंट ट्रांसफ़र भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है जो कि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसका जो आपका जो फिजिकल शेयर्स है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था पहले लोगों को, तो अब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है तो बहुत अच्छी बात है। और आपको तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी क्लास 10 पास हो जाते हैं तो आप क्लास 11 में जाएंगे, तो आप हो सके तो थोड़ा सा मतलब जो पर मंथ आपका 50-100 रुपये है उसको सेव कीजिए। थोड़ा सा आप जो है मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स को समझिए, थोड़ा 1-2 ब्रोकरेज वहाँ पे जाके मम्मी पापा का अगर अकाउंट है तो उनमें देखिए कि कैसे मतलब जो चीज़ होता है वो होता है। क्योंकि देखिए बस थ्योरी पढ़ के आपसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। थ्योरी बस पढ़ना अच्छी बात है, आप पहले थ्योरी पढ़िए, फिर एक बार आप जाके थोड़ा सा चेक करके देखिए। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं बस देख रहा हूँ कि आप बस जाके देखिए कि ब्रोकर्स जो है वो कैसे काम करते हैं, उनमें किस तरह से चीज़ें जो है वो हो रहा है। इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको जो है ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, बेटर चीज़ें आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं मानता हूँ फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप मतलब समझ सकते हैं कि आप काफ़ी स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 7 जो है हमारा म्यूचुअल फंड, उसको देखने से पहले मैं फिर से बोल देता हूँ आपको, IFM का जो हमारा सैम्पल पेपर है और कंप्लीट नोट्स है, बस दोनों आपको 49 में मिल जाएगा। और मैं कहूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम से उससे पहले सैम्पल पेपर जो है उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बस बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। बेचने में देखिए अगर मैं 29 रुपीज़ में आपको बेच भी रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं जो ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा या फिर आप बहुत गरीब बन जाएंगे, ठीक है। बट मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ही पता होगा सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस सब्जेक्ट को सीरियसली ले रहे हैं तो मैं कहूँगा कि सैम्पल पेपर एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका क्वेश्चंस जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। एज अ टीचर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस बेचने के लिए कह रहा हूँ। तो आप अगर नहीं लेंगे तो भी मेरा कुछ नहीं जा रहा है, लेंगे तो भी इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए चैप्टर 7 को देखते हैं। तो चैप्टर 7 क्या है आपका, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो इसका अगर डेफिनेशन का बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड क्या है आपका, बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड विथ सेबी, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या है आपका, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, मनी को पूल करते हैं इंडिविजुअल से, कॉर्पोरेट से, उसके बाद इसको इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। और ये लोग एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं, मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं और उस पैसा को लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। इसके बीच में लोग थोड़ा सा कमीशन वगैरह काट के आपको पैसा जो है वापस करके दे देंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, ये कंपनी का भी फ़ायदा है और साथ में आपका भी फ़ायदा है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं जानते हैं बेसिक वगैरह तो ये सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टाइप का बात किया जाए, ठीक है, तो आपका जो अलग अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपका म्यूचुअल फंड में होता है। इक्विटी शेयर्स हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, कमर्शियल पेपर, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन सब में जो है म्यूचुअल फंड जो है क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का फंक्शन क्या होता है, लोगों से फंड कलेक्ट करना और इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, मतलब लोगों के बिहाफ पे इन्वेस्ट करना, और उसके बदले में उनको जो है इन्वेस्टर्स को यूनिट्स इशू करना, जिससे उनका वैल्यू दिखे कि वो लोग जो है इन्वेस्ट किए हैं उसका क्या होता है, ठीक है, उनका क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो इंटरमीडिएटरीज है उनका काम आता है, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स का मतलब क्या है कि ये इशू किया जाता है इन्वेस्टर को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इन्वेस्टर प्रोपोर्शनेट स्टेक, मतलब इन्वेस्टर का कितना स्टेक है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में रिडीम्ड बाय फंड मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। और ये रिडीम कौन करता है, आपका फंड मैनेजमेंट कंपनी जो है उसको रिडीम करके दे देता है, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है उनको। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है आपका, तो इसका एक फॉर्मूला है NAV का, आपका टोटल एसेट माइनस एक्सपेंस बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आप जो है किसी भी म्यूचुअल फंड का NAV निकाल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है NAV निकालने के लिए तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन क्या है, एट द एंड ऑफ द ईच ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है, मतलब कि हर ट्रेडिंग सेशन, मतलब हर दिन जिस दिन ट्रेड हो रहा है उसके एट द एंड में NAV का जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जाता है। प्राइसिंग का बात किया जाए, यूनिट प्राइस एट NAV फॉर इशू रिडम्पशन, मतलब कि जो भी आपका
एनएवी का वैल्यू है उसको कैसे प्राइस किया जाएगा कि जब आपने खरीदा है और जब आप रिडीम करेंगे तो उसके बेसिस पे आपका प्राइसिंग जो है वो तय होता है, ठीक है। यूनिट एप्रिसिएशन क्या होता है आपका, मतलब कि एप्रिसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज़, ठीक है। मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी चीज़ है उसका वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। रिजल्ट्स का बात किया जाए एप्रिसिएशन ऑफ यूनिट्स हेल्ड, ठीक है। मतलब कि आपका जो भी यूनिट्स आपके पास है एनएवी में, जो भी आपका यूनिट्स है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के जो भी यूनिट है उसका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू का बात किया जाए, अगर हायर एनएवी है तो हायर यूनिट वैल्यू होगा, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू अगर बढ़ेगा तो आपका जो खुद का यूनिट है उसका वैल्यू भी जो है वो बढ़ेगा। तो ये सब आपका फ़ायदा है, ठीक है। अगर उसके बाद बात किया जाए आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, बाइंडिंग कॉन्स्टेंट्स सबसे पहला आपका है ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन प्रोस्पेक्टस एस बाइंडिंग स्पेसिफाई क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज फंड कैन इन्वेस्ट इन, ठीक है। सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, आपका क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज़ को मतलब ये लोग स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्लासेस हो क्या सकते हैं आपका वो देख लीजिए। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, मतलब शेयर्स वगैरह हो सकता है, बॉन्ड एंड डिवेंचर्स हो सकता है डेप्ट के, ठीक है। कमर्शियल पेपर्स हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है, या फिर कोई भी एक अलग अप्रूव सिक्योरिटीज जो कि सेबी या फिर गवर्नमेंट अप्रूव करके दे चुकी है, ठीक है। उसका अगर बात किया जाए म्यूचुअल फंड के कुछ स्कीम्स भी होते हैं, जैसे कि आपका स्कीम वेरिएशंस का बात किया जाए, प्योर इक्विटी स्कीम जो होता है इसमें आपका 100% इक्विटीज, मतलब पूरा जो पैसा है आपका म्यूचुअल फंड में वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, उस पूरे पैसे को शेयर्स में लगाएगा बस, ठीक है। मिक्स स्कीम हो सकता है, मतलब इक्विटी प्लस डेप्ट आपका दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसका डेप्ट स्कीम हो सकता है कि मतलब कि सारा जो आपका पैसा है म्यूचुअल फंड का वो कहाँ पे लगेगा, उस डेप्ट स्कीम में लगेगा, तो इसमें आपको फिक्स इनकम मिलेगा, जैसे डेप्ट में आपको फिक्स इनकम मिलता है वैसे इसमें भी मिलेगा, ठीक है। बैलेंस स्कीम जो होता है उसमें क्या होता है, बैलेंस इक्विटी डेप्थ मिक्स दोनों को मिक्स करके रखते हैं। और स्पेशलाइज स्कीम होता है, मतलब जो सेक्टर स्पेसिफिक या फिर थीमेटिक होता है, लाइक सेक्टर स्पेसिफिक का बात किया जाए तो आपका इंफ्रा का म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, हेल्थ का होता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो है आपका सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड जो है वो होता है। तो ये सब के अपने अपने फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि जो आपका ग्रीन एनर्जी सेक्टर है तो वो आपको आगे जाके बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है, आपको पता नहीं है फिर भी कि ग्रीन एनर्जी का कौन सा अच्छा कंपनी है, तो आप जो है ग्रीन एनर्जी का म्यूचुअल फंड ले लीजिए, क्योंकि उसमें सारे कंपनीज आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें मतलब आपको इस तरह से थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। इनकम ऑप्शंस का बात किया जाए तो डिविडेंड जो है आपको डिविडेंड ऑप्शन का बात किया जाए तो आपको पीरियडिक डिविडेंड्स मिलता है। ग्रोथ ऑप्शन का बात किया जाए तो कैपिटल अप्रिसिएशन जो है आपका होगा, तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आपको कब इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, व्हेन टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो आपके लिए कब अच्छा है, ठीक है। तो आप मतलब कब मत कीजिएगा, अनवेन टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इक्विटी, लेकिंग रिसोर्सेज फॉर डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लेकिंग टाइम फॉर मार्केट एनालिसिस, लेकिंग इन्वेस्टमेंट नॉलेज, वांटिंग प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कि आपको कब करना है, आपको जब मतलब कि आपके वो जब प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए तब आप कीजिए। आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, कि बहुत सारा पैसा आपने इक्विटी में लगाया है, आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में भी लगाए, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट के देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप अगर अभी बच्चे हैं, आपको अगर इन्वेस्ट करना है, आप 100 रुपये पर मंथ करना चाहते हैं, तो आपको 100 रुपये पर मंथ में अच्छा शेयर नहीं मिल सकता है शायद, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, 100 रुपये का एक SIP कर दीजिए, 100 रुपये पर मंथ आपका चला जाएगा अपने आप म्यूचुअल फंड में। तो ये सब के वजह से आप जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको एक कन्वीनियंट विड्रॉल चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। की बेनिफिट्स क्या है आपके म्यूचुअल फंड के, तो प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फंड मैनेजर जो है एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स होता है आपका, ठीक है, स्टार्ट विथ स्मॉल सम्स, मतलब कि आपका जो है कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा रहेगा और आप इजीली इसको रिडीम कर सकते हैं। साथ में ट्रांसपेरेंसी होता है, आपको जो एनएवी का डिस्क्लोजर रेगुलर मिलता है और रेगुलेटेड बाय सेबी होता है। टैक्स बेनिफिट भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड में मिल जाता है और रेगुलर इनकम ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब जो कुछ फ़ायदे हैं आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर 8 है मिसलेनियस, इसको हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 में। और उसके बाद आपका जो पूरा चैप्टर है इसको हम लोग पार्ट 3 में ख़त्म कर देंगे, मतलब पूरा सिलेबस को पार्ट 3 में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और तब तक को अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आप जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, थैंक यू।